कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया, लेकिन 5 लोगों को छोड़ा, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। बाद में चलकर फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगा दिया। फिर अकबर आया, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया। और अंत में जब मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं तो यह 1719 में जब गद्दी को बैठते हैं, उसके बाद जैसी के अनुरूप पर 1720 ईस्वी में जजिया कर पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और उसके बाद अब तक जजिया कर नहीं लगाया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब हुई और किसके शासनकाल में हुई। क्योंकि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है एक प्रभुत्व का इतिहास है और इस इतिहास के अंतर्गत विदेशी कई आक्रमणकारियों ने भारत पर अलग अलग रूपों में आक्रमण किया। अतः आज भारत पर अरबों का आक्रमण, क्योंकि भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ वहीं से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हुआ। और यह जो आक्रमण सन 712 ईस्वी में हुआ। सन 712 ईस्वी में किसने भारत पर आक्रमण किया, भारत के किस प्रांत पर आक्रमण किया और वहां के शासक कौन थे, आज के क्लास में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो ये जानते हैं कि 712 ईस्वी का वो दौर जब अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण करते हैं। 712 ईस्वी में अरब वासियों ने भारत पर एक अभियान भेजा था और वो अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था। क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जब आक्रमण किया तो भारत के सबसे पहले सिंध प्रांत पे आक्रमण किया। और जब सिंध प्रांत में यह आक्रमण करता है तो वहां के राजा जिसका नाम था दाहिर, इनको हराकर उन्होंने अपना सत्ता कायम किया, अपना शासन कायम किया। ये 712 ईस्वी का मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व का जो आक्रमण था ये कोई पहला आक्रमण नहीं था। इससे भी पहले कई अभियान भारत भेजे गए थे, लेकिन वो अभियान असफल रहे। क्योंकि यह दौर 711 से शुरू हुआ और 711 में उमैयद वंश के जो खलीफा थे उन्होंने एक अभियान भेजा और जिसका नेतृत्व उबैदुल्ला कर रहे थे। यानी कि उबैदुल्ला के नेतृत्व में भारत एक अभियान आता है अरब से, लेकिन यह असफल हो जाता है, उबैदुल्ला मारा जाता है। फिर 711 ईस्वी में दूसरा अभियान अरब से भेजा जाता है जो कि यह बुदाई के नेतृत्व में होता है। लेकिन ये भी जो अभियान था असफल हो जाता है। जो आप लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाला आक्रमण या जो अभियान, यह तीसरा अभियान था, लेकिन यह सफल अभियान था। इसलिए क्योंकि दो अभियान जब भारत भेजे गए थे तो इन दोनों अभियानों से यह पता लगा था कि नहीं भारत कितना ताकतवर है। और उस हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम ने षड्यंत्र रचा और उससे दुगुनी या तीन गुनी सेना को तैयार करके भारत पर आक्रमण किया। उस समय वो दौर चल रहा था जब 1/3 सेना राजा दाहिर के पास थी। और इस आक्रमण में समझ लीजिए कि बहुत नरसंहार हुए थे। यहाँ के 20 वर्ष के ऊपर के जितने नौजवान थे सबको धराशायी कर दिया गया था। इसमें राजा दाहिर
वीर गति को प्राप्त हुई। और राजा दाहिर नहीं, बल्कि इनके जो पुत्र जिनका नाम था जय सिंह, ये भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जब दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और राजा दाहिर की पत्नी यानी कि रानी बाई को ये पता चलता है कि नहीं, हमारे पति और पुत्र दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो इस घटना से त्रस्त होकर जो दाहिर की पत्नी थी जिनका नाम था रानी बाई, यह बाहर आती हैं और जब पूरा दृश्य देखती हैं तो त्रस्त हो जाती है और अंदर जाकर जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब होता है कि अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेना, अपने आप को समाप्त कर लेना। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि जब सिंध प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो जो राजा दाहिर की दो पुत्री थी जिसका नाम था सूर्य कुमारी और परमाल, इनकी दो पुत्री थी सूर्य कुमारी और परमाल। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम कैद कर लेता है और राजधानी दमिश्क भेज देता है। जो उम्मैद वंश की राजधानी थी दमिश्क, वहां भेज देता है। ये भी सुनने को आता है कि 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीतने के बाद 713 ईस्वी में वह मुल्तान को जीत लिया और अपना अधिपति जमा लिया। अब आइए जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब इन दोनों पुत्रियों को कैद कर लिया और दमिश्क भेज दिया तो इन लोगों के साथ क्या हुआ, क्योंकि दमिश्क उम्मैद वंश के जो वहां के खलीफा थे उनके लिए इन दोनों को भेजा। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उम्मैद वंश के जो खलीफा हैं 2-4 दिन इन लोगों को आराम फरमाने के लिए कहते हैं और उसके बाद अपने हरक में बुलाते हैं। जब ये लोग हरक में पहुंचते हैं तो कुछ कहें उससे पहले सूर्य कुमारी के द्वारा ये बयान आता है कि आपके यहाँ आने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी आबरू से खेल चुका है, हमारी आबरू को तार तार कर दिया है। अब यह बात सुनते ही वहाँ के खलीफा आग बबूला हो जाते हैं और आग बबूला होकर तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बुलवा लेते हैं। और बुलवाने के बाद क्या करते हैं, जो जानवर की चमड़ी है, जो बैल की चमड़ी, उसका पैकेट बनवाकर और उसमें इसको बंद कर दिया और बंद करके दमिश्क में बुलवा दिया, जिससे दम घुटने से इसकी मृत्यु हो गई। जरा सोचिए कितनी खतरनाक मृत्यु हुई होगी। उस चमड़ी के पैकेट में जब इसको पैक कर दिया और उसका दम घुटा हुआ। बाद में जब खलीफा को पता चलता कि नहीं, उनकी दोनों पुत्रियां उनसे झूठ बोली हैं, तो उसके बाद घोड़ों की पूंछ में इन दोनों को बदलाकर पहले घसवाया और उसके बाद जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जिससे इन लोगों को भी मृत्यु हो जाती है। आइए कुछ इससे और भी प्रश्न जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में मोहम्मद बिन कासिम से भी प्रश्न आता है। ये जितनी घटनाएं मध्यकालीन भारत की हुई है उनसे भी प्रश्न आता है कि आखिर इसका जिक्र कहाँ होता है, कैसे होता है। पहले हम बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के पिता कौन थे, आखिर यह किसका पुत्र था। तो इनके पिता का नाम है मीर राजीव खान। किसके पिता का नाम है, मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम। और अभी आपने दाहिर पढ़ा, आखिर दाहिर के पिता कौन है, यहां से प्रश्न आता है दाहिर किसके पुत्र है। तो ये जो दाहिर है चच के पुत्र है, यानी कि चच के पुत्र दाहिर और दाहिर के पुत्र जैसे। दूसरी बात,
कि मध्यकालीन भारत की जो 7वीं 8वीं और 9वीं जो घटनाएं हैं उसका जिक्र कहाँ होता है? तो उसका जिक्र चचनामा नामक पुस्तक में होता है। और चचनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अली कुफी ने ही चचनामा नामक पुस्तक में इन सारी घटनाओं के जिक्र किए हैं। और वो किस भाषा में किए हैं? आखिर ये अरब के रहने वाले थे, तो ये 100% गारंटी है कि अरबी भाषा में करेंगे, अरबी भाषा। अब मोहम्मद बिन कासिम से कुछ और पाठ हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जब अपना शासन जमाया तो भारत के लोगों के साथ क्या किया? भारत के लोगों पर सबसे पहले वह जजिया कर लगाया। जजिया कर सबसे पहले लगाया। जजिया कर क्या है? तो जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, इसे सुरक्षात्मक कर दिया। लेकिन 5 लोगों को मुक्त छोड़ा था। कौन कौन से लोग थे? बच्चों पर जजिया कर नहीं लगाया, बूढ़ों पर जजिया कर नहीं लगाया, महिलाओं पर जजिया कर नहीं लगाया, विकलांगों पर जजिया कर नहीं लगाया और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। इन 5 को छोड़कर भारत के सभी वासियों को जजिया कर देना और इन 5 को नहीं देना। लेकिन बाद में चलकर जब तुगलक वंश की स्थापना होती है तो तुगलक वंश के जो शासक फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, क्योंकि इसका मानना था कि अगर सभी लोग जजिया कर दे रहे हैं तो फिर ब्राह्मण क्यों नहीं दे सकते। इसलिए यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिर बाद में चलकर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर हटा दिया। फिर औरंगजेब आया और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का जब शासन आया, मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आया और यह जब 1719 में भारत की गद्दी पर बैठा तो जयसिंह के अनुरोध पर यह 1720 में जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और तब से लेकर अब तक यह जजिया कर भारत पे नहीं था। यहां से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया, लेकिन 5 लोगों को छोड़ा, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। बाद में चलकर फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगा दिया। फिर अकबर आया, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया
और अंत में जब मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं तो यह 1719 में जब गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद जैसी के अनुरोध पर 1720 ईस्वी में जजिया कर पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और उसके बाद अब तक जजिया कर नहीं लगा। तो ये कुछ जजिया कर की कहानी है, लेकिन उसमें भी और भी कर लगाए गए थे। जब हम फिरोज शाह तुगलक या अन्य शासकों को पढ़ेंगे, अन्य वंशों को पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कौन कौन से कर लगाए गए थे और उसका मतलब क्या था और भारत के लोगों को वो कर कैसे चुकाना था। ये सभी जानकारी हम अगले वंश में जब पढ़ेंगे तो लेंगे। मोहम्मद बिन कासिम से एक और प्रश्न आता है कि जब खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दी थी तो वो कब दी थी? तो वह आपका 715 ईस्वी में, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भारत पे अधिपत्य तो जमा चुका था, लेकिन कुछ अवैध कार्य भी किया। इसी तरह से आज के क्लास में आप लोग भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और उसके बाद फिर हम अगले वंश की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए